हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल। तो आज हम इसी के बारे में सारी बातें जानने वाले हैं। आज हमारे साथ है एक फेमस यूट्यूबर और एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जिन्हें इस फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो बिना किसी देरी के आइए स्वागत करते हैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन अग्रवाल का। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सर, हमारा पहला सवाल ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी है। बेसिकली ये वजन कम करने का स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट ये वजन कम करने का सबसे अच्छा और सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज में से एक आता है। इसमें बेसिकली आप जो फास्टिंग करते हो उसको टाइम डिपेंडेंट या घड़ी देखकर फास्टिंग करते हैं। बेसिकली इसमें तरीका ये होता है कि आप दिन को दो भागों में डिवाइड कर लेते हो, एक फीडिंग विंडो, एक फास्टिंग विंडो। फीडिंग विंडो का मतलब ये कि जो लिमिटेड ड्यूरेशन है जिसमें आप अपने दिन भर का सारा खाना खाएंगे, और फास्टिंग विंडो का मतलब है कि वो पीरियड जहाँ पे हम पूरा खाली पेट रहेंगे, जिस दौरान हम सिर्फ पानी पियेंगे और कुछ खाना नहीं खाएंगे, कोई भी कैलोरी वाली चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमने 16:8 स्ट्रैटेजी किया तो उसमें 16 घंटे हमें खाली पेट रहना है, बाकी 8 घंटे में हमें 2 या 3 बार खाना खाना है। इसको 16:8 स्ट्रैटेजी बोलेंगे। इसके अलावा कोई 17:7, 18:6 कितने भी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कर सकता है, पर आइडियली ज़्यादातर लोग 16:8 स्ट्रैटेजी करते हैं। इसके अलावा आप कई लोग पूरे दिन का फास्टिंग भी करते हैं, कई लोग 1 मील पर डे स्ट्रैटेजी भी रखते हैं। इसमें अलग अलग तरह की फास्टिंग्स हो सकती है। कई लोग हफ्ते में 5 दिन फास्टिंग रखते हैं, 2 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं। इस तरह का भी स्ट्रैटेजी हो सकता है। अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये एक वजन कम करने का या डाइटिंग का स्ट्रैटेजी है, जिसमें टाइम के हिसाब से व्यक्ति अपना खाना खाना और नहीं खाने को मैनेज करता है। अच्छा, ये कितने टाइप्स की होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली है तो ये टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग, तो उसमें अलग अलग टाइम स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमने 16:8 बोला तो उसमें 16 घंटे फास्टिंग करना है, 8 घंटे खाना है। 20:4 किया तो 20 घंटे नहीं खाना है, 4 घंटे में खाना है। या 1 मील पर डे किया तो बाकी 23 घंटे आपको खाली पेट रहना है, एक ही बार 1 घंटे में आपको खाना खाना है। या मान लीजिए आपने ऐसा किया कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन फुल डे फास्ट करना है, बाकी दिन खाना खाना है। कई बार लोग ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करते हैं, जिसमें 24 घंटे फास्टिंग करते हैं, 24 घंटे में खाना खाते हैं। तो अलग अलग तरह की फास्टिंग हो सकती है, अलग अलग टाइप की फास्टिंग हो सकती है, जिसमें आप कितने घंटे की फास्टिंग विंडो को आप एक्सटेंड कर सकते हो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो। उस दौरान आपको सिर्फ पानी पीना है या सिर्फ ऐसी चीज़ें लेना है जिसमें कोई कैलोरी नहीं हो। बाकी टाइम में आपको नॉर्मल खाना खाना है, पर वो भी थोड़ी सीमित मात्रा में, और वो भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस के दायरे में रखना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। इसमें से सबसे पॉपुलर वाली कौन सी है? ज़्यादातर सबसे पॉपुलर 16:8 स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग को करना भी कन्वीनियंट होता है, और डेली बेसिस पे इसको अगर वो करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। जो लोग कोई स्पेसिफिक एंड पॉइंट के लिए, जैसे ऑटोफैजी जो होता है, जो कि बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, या कैंसर के बेनिफिट्स के लिए करते हैं, या बॉडी का इम्यून सिस्टम को रिचार्ज करने के लिए जो फास्टिंग करते हैं, उनको थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन या मे बी 24 to 48 आवर्स ड्यूरिंग फास्टिंग करना रहता है। पर ज़्यादातर लोग 16:8 स्ट्रैटेजी ही रखते हैं कि 16 घंटे खाली पेट रहते हैं और बाकी 8 घंटों में खाना खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग और ट्रेडिशनल डाइट दोनों में फ़र्क क्या होता है? ट्रेडिशनल डाइट में ज़्यादातर लोग कैलोरी काउंटिंग बेसिक अप्रोच रखते हैं कि आप दिन भर में कितना खाना खाना है, उसमें हर खाने के आप बैठ के कैलोरी काउंटिंग करते हो कि इसमें इतनी कैलोरी है, उसके हिसाब से आप कैलोरी कट डाउन करते हो और साथ में एक्सरसाइज करते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कर तो डाइटिंग ही रहे हो, बस तरीका थोड़ा सा अलग है कि क्योंकि आप 16 घंटे फास्टिंग कर रहे हो, उस दौरान आप कुछ नहीं खा रहे हो, और बाकी 8 घंटे या जितना भी आपका फीडिंग विंडो उसमें आप खाना खा रहे हो, तो आपके पास खाना खाने की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जितने ज़्यादा बार आप खाना खाओगे उतने ज़्यादा आपका वजन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है तो लोगों को साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं आता, मैनेज करना थोड़ा ईजी रहता है। और ट्रेडिशनल डाइटिंग के कंपैरिजन में यहाँ कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं करनी है, बस आपको कम खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, और बाकी टाइम जो फास्टिंग विंडो है उसमें पूरा फास्टिंग रखना है। तो लोगों को एक करना ईजी पड़ता है, कैलोरी काउंटिंग का झंझट नहीं रहता कि हर चीज़ में बैठ के आप उतनी कैलोरी है उतनी कैलोरी बैठ के काउंटिंग कर रहे हैं, और ओवरऑल इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अच्छा, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो ऑब्वियसली वजन कम करने का तो है ही। वजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको चलने फिरने में तकलीफ होना, सांस फूलना, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम होना, ये सब में फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि काफ़ी हद तक वजन से रिलेटेड होता है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का होना, और इससे रिलेटेड बाकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होना, या किडनी का या हार्ट का डैमेज होना, ये सारी चीज़ों में इसमें सिग्निफिकेंट फायदा मिलता है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, स्लीप एपनिया का चांस, किडनी लिवर का डैमेज का चांस, हार्ट अटैक लकवे का चांस, ब्रेन से रिलेटेड जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम यानी अल्जाइमर्स डिजीज है उसमें भी फायदा मिलता है।
कैंसर जैसी बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है। तो बहुत सारी बीमारियों में इसमें फ़ायदा है। ज़्यादातर हर बीमारी में वज़न कम करने से या बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, तो इसका रोल हार्ट हेल्थ पे कैसा है? ज़्यादातर हार्ट की ज़्यादातर बीमारियां जो है जिसमें लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क होता है या ब्लॉकेजेस की वजह से इशू होता है या इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। वहाँ पे ये आपका वजन कम करती है तो डायरेक्टली आपके हार्ट का इन्फ्लेमेशन भी कम करती है। अच्छा। और हार्ट के जो रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का प्रॉब्लम, उन सबको भी कम करती है। अच्छा। आपके ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स कम होने की वजह से और बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होने से हार्ट अटैक का चांस, ब्लॉकेज बढ़ने का चांस, लकवे होने का चांस, सभी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट डिजीजेस के रिस्क का कम होना पॉसिबल है या नहीं? इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट डिजीज का रिस्क काफ़ी हद तक कम होता है। काफ़ी केसेस में देखिए, नॉर्मली जो हम पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं ये बीमारी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता है, कुछ हद अच्छा। तक कम करता है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो इसमें हार्ट के जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स है जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कम होता है और बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। तो ये सारी चीज़ें कम होने से हार्ट अटैक का या लकवे होने का चांस में सिग्निफिकेंट फ़ायदा देखने को मिलता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया या माना गया, हालांकि स्टडीज़ में प्रूव नहीं हो पाया है कि एग्जैक्टली कितना परसेंट आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन आप अगर सिंपल लॉजिक पे लगाते हैं और ज़्यादातर स्टडीज़ ने भी जो शो किया उस हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि हार्ट अटैक और लकवे के रिस्क में इसमें सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिलता है। हालांकि एग्जैक्टली कितना परसेंट फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो प्रूव कर सके कि कितना फ़ायदा होगा वो अभी तक उतना अवेलेबल नहीं है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो कॉमन सेंस है या कॉमन नॉलेज है उसके हिसाब से ही आपको मान सकते हैं कि हार्ट अटैक के रिस्क को या लकवे के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। अच्छा, तो इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल पे क्या इफेक्ट होता है? लगभग 20 से 30% का कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आप फ़ायदा इससे देख सकते हैं। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर जो है बॉडी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, तो इसलिए 70-80% कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी खुद ही बनाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी आपका जो डाइटरी या खाने पीने से जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में फ़र्क होना है वो सिग्निफिकेंटली आप इसमें देख सकते हैं अगर आप अच्छी प्रॉपर डाइटिंग करते हैं, वजन कम करते हैं। और दूसरा, क्योंकि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और डायबिटीज़ कम हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल का नलियों में जमा होने का जो टेंडेंसी वो भी कम हो जाता है। तो भले कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रहे या ना रहे, लेकिन नलियों में जमा होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो हमें जो फ़ायदा उनसे लेना है कोलेस्ट्रॉल को कम करके कि हमारे व्यक्ति की जीवन ज़्यादा चले, उसका हार्ट अटैक ज़्यादा नहीं आए और उसको ब्लॉकेजेस ज़्यादा नहीं है, वो सारे फ़ायदे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो इसका ब्लड प्रेशर पे कोई इम्पैक्ट होता है? ब्लड प्रेशर में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिल सकता है, लगभग 20-30% तक का आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप साथ में नमक का भी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं और जो इसका प्रॉपर डाइटिंग का पैटर्न है वो आप फॉलो करते हो तो लगभग 20 से 30% तक का ब्लड प्रेशर में भी आप फ़ायदा देख सकते हैं। इस टॉपिक पर मेजर साइंटिफिक रिसर्च कोई हुई है? इस मामले में कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हुई हैं, अलग अलग लोगों ने अपने डेटा पब्लिश किए हैं। अच्छा। उन्होंने ज़्यादातर बेनिफिट शो किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग से डायबिटीज़ पर बेनिफिट और इंटरमिटेंट फास्टिंग से बाकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में बेनिफिट, वजन कम करने में रिजल्ट्स पर काफ़ी डेटा है। अच्छा। वो ज़्यादातर पॉजिटिव डेटा ही शो करता है। कुछ स्टडीज़ जो नेगेटिव डेटा शो करती भी है वो उनका रीज़न ये है कि उन्होंने फास्टिंग का टेक्निक को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। अब देखिए, अगर फास्टिंग के टेक्निक में आप कोई स्टडी कर रहे हो और वहाँ पे आप पेशेंट को बाकी टाइम अगर ये प्रेरित करते हो कि 16 घंटे फास्टिंग करो लेकिन बाकी 8 घंटे में बहुत ज़्यादा खा लो, कुछ जो मन चाहे खा लो, अगर आप उसमें कोई परहेज नहीं करते हो तो फिर आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अच्छा। बेसिकली आपको वो 8 घंटे में भी जो रूल्स है वो प्रॉपरली फॉलो करना है, कम खाना है, कम बार खाना है, वो सब चीज़ों का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादातर इसके साथ जो डेटा है वो पॉजिटिव है। जो थोड़े बहुत डेटा नेगेटिव है भी इसके रिगार्ड्स में वो ज़्यादातर इस वजह से है क्योंकि वो स्टडीज़ प्रॉपर तरह से की नहीं गई है। अच्छा। और वो स्टडीज़ को प्रॉपर जो फास्टिंग के रूल्स है उसमें फॉलो नहीं किया गया। अच्छा। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से किया जाए इस तरह से फ्यूचर में तो मे भी और पॉजिटिव डेटा इसमें आ सकता है। हार्ट हेल्थ के रिलेटेड कोई स्टडी हुई है इसकी? हार्ट हेल्थ के रिलेटेड स्टडीज़ हैं, लेकिन ये भी वही बहुत छोटी स्टडीज़ है, बहुत अच्छा। बड़ी स्टडीज़ नहीं है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है जो कि शो करती है कि हार्ट अटैक के रिस्क को ये कम करता है। 1-2 स्टडीज़ हैं जो ये उल्टा भी शो करती है, इसका ऑपोजिट रिजल्ट्स भी शो करती है। अच्छा। पर अगेन उस स्टडीज़ में भी वही फैलेसी है कि वो तरीका प्रॉपर नहीं था और पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा या जितना मन चाहे खाने की परमिशन दी गई थी। पेशेंट ने क्या खाया क्या नहीं खाया उसकी प्रॉपर चार्टिंग्स वगैरह नहीं भी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, मतलब जिसमें पेशेंट अपने याददाश्त के हिसाब से जो मन चाहे लिख देता है, तो वैसे स्टडीज़ की उतनी रिलायबिलिटी नहीं होती है। अच्छा। पर ओवरऑल बहुत बड़ी स्टडीज़ इसमें अभी तक अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने एक्सपीरियंस से और अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं और उसी के हिसाब से फॉलो किया जाता है। पर एज ऑफ नाउ कोई बड़े ट्रायल्स या बड़ी स्टडीज़ इसमें अभी तक नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और इसमें डायबिटीज़ मैनेजमेंट में कोई हेल्प मिलती है?
मेनली ज़्यादातर डायबिटीज़ मैनेजमेंट में इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलता है। डायबिटीज़ में पेशेंट का जो खासकर एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि रिसेप्टर्स पर इंसुलिन बराबर काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोगों का डायबिटीज़ इंसुलिन ज़्यादा होने के बावजूद भी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते और व्यक्ति का मोटापा बढ़ना या लिवर में फैट होना और सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होना, बीपी होना, किडनी का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ओवरऑल उस टाइम पे ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कम हो जाता है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स में डायबिटीज़ कंप्लीटली रेमिशन में भी जा सकती है, कंप्लीट रिवर्सल हो सकता है। ऑलमोस्ट 50% केस में विद इन 6 months to 1 year अगर वो प्रॉपरली फास्टिंग करते हैं तो डायबिटीज़ की दवा पूरी हद तक बंद हो सकती है। 70 to 80% केसेस में एटलीस्ट कम तो हो जाती है। इसको डेली रूटीन में लाने के बेसिक स्टेप्स बताएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में देखिए, आप ज़्यादातर हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो पहले तो उसकी दवाइयाँ कम करते हैं और उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट भी है तो इनिशियली उसको एक ट्रायल पीरियड देते हैं जिसमें हम उसको बोलते हैं कि रात का खाना थोड़ा जल्दी करें, सुबह का खाना थोड़ा लेट करते जाए। जैसे रात का खाना हम 7-8 बजे नॉर्मली जो अगर करते हैं तो उसको थोड़ा जितना जल्दी हो सके करें। सुबह का नाश्ता मान लीजिए 8 बजे करते हैं तो 9 बजे 10 बजे जितना लेट हो सके करें। तो अगर मान लीजिए रात का खाना हमने 7 बजे खाया, सुबह खाना 10 बजे खाया तो हमारे 15 घंटे हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हमने 1-8 घंटे और सुबह का नाश्ता को पुल ऑन कर लिया 11 बजे तक तो हमारे 16 घंटे हो जाते हैं। तो ये दौरान हमें सिर्फ पानी पीना है, कुछ खाना नहीं खाना है। बाकी टाइम जो अपना खाना खाना है वो उसी 7-8 घंटे की विंडो पीरियड में खाना है। जैसे आपने 10 बजे या 11 बजे नाश्ता किया, 2-3 बजे लंच किया, 7-8 बजे डिनर किया, तो ये जो आपका खाने का पीरियड है वो यही 8 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। बाकी 16 घंटे में आपको कुछ नहीं खाना। तो ऐसे हम पेशेंट को स्टार्ट करवाते हैं। अगर पेशेंट बहुत सीवियर डायबिटिक है या मान लीजिए अगर पेशेंट प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, तो हम 12 घंटे से चालू कराते हैं। फिर जैसे जैसे उसकी भूख कंट्रोल हो जाए हम 1-1 महीने में उसकी डोजेज बढ़ाते जाते हैं, यानी फास्टिंग की ड्यूरेशन को बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं? कई पेशेंट्स को, खासकर डायबिटिक पेशेंट में तो दिक्कतें आती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि पेशेंट बहुत सारी दवाइयों पर चल रहा होता है। जैसे हम पेशेंट को फास्टिंग पे लेते हैं, पेशेंट को शुगर कम होना चालू हो जाता है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। या पेशेंट्स को कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। तो साथ ही साथ हमें डायबिटीज़ की मैनेजमेंट मेडिसिन की करनी पड़ती है। बाकी ज़्यादातर कई लोग की हंगर क्रेविंग्स और अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाना, ये सारे इश्यूज आते हैं। अगर लोग अपनी फूड की पैटर्न्स को चेंज कर सके और खाने पीने पर ध्यान दे सके तो ज़्यादातर लोग इसे कर पाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि ज़्यादातर लोग इसे कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, हार्डली 10-15% लोग जो नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो कर पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं उसमें ऑलमोस्ट 80-90% लोग में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, तो इसमें चैलेंजेस को अवॉइड कैसे किया जाए और इसे ओवरकम कैसे किया जाए? देखिए, ज़्यादातर चैलेंजेस में ये है कि पेशेंट को एक तो मोटिवेशन की अच्छी खासी ज़रूरत होती है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उससे फ़ायदा क्या है, लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट क्या होगा। अगर मोटिवेटेड रहेगा तो वो एक्ट करेगा। मैं खुद भी जब फास्टिंग करता था या मैंने जब भी चालू किया तो मैं दूसरों के यूट्यूब वीडियोज़ या दूसरों के जो बुक्स हैं वो सारी चीज़ें इस बारे में पढ़ता था, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। तो मोटिवेशन ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आप उसको दवाइयों से रिलेटेड या फास्टिंग से रिलेटेड पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई सडन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है या ऐसा कुछ शॉक हो जाता है पेशेंट को तो वो फिर घबरा जाता है और वो करना नहीं चाहता है। तो आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ता है। साथ साथ आप पेशेंट की दवाइयाँ कम करते जाते हो और फास्टिंग को बढ़ाते जाते हो। तो फास्टिंग को मे भी आप डायबिटिक पेशेंट में 12 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो, फिर 1-1 घंटे बढ़ा सकते हो, तो इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली 16 घंटे से जा रहे हैं तो फिर आपको दवाइयाँ शुरुआत में ही कम करनी पड़ती है। पर इसमें बड़ा इशू ये होता है कि आपको एग्जैक्टली खुद ही नहीं पता होता कि पेशेंट को कितना जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। कई पेशेंट में क्या है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है, कहीं में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता, बहुत टाइम भी लगता है, कई पेशेंट्स प्रॉपर कर भी नहीं पाते हैं। तो आप जब चालू करते हो उसके बाद फिर पता चलता है कि रिस्पॉन्स कितना जल्दी आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है। कई पेशेंट में 5-7 दिन में भी रिस्पॉन्स आता है और कई में कई महीने भी लगते हैं। तो जैसे जैसे पेशेंट को रिस्पॉन्स आता जाता है आप शुगर चेक करते रहते हैं और दवाइयाँ कम करते रहते हैं। तो इसमें क्या हार्ट पेशेंट्स को कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? हार्ट पेशेंट्स अपना रेगुलर अपनी दवाइयों का ध्यान रखें, अपने बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ हैं उसका ध्यान रखें, रेगुलर अपने फॉलोअप्स करते रहें, सुबह शाम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज संबंधित भी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ओवर विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करें, बॉडी बहुत ज़्यादा ना थक जाए। बाकी अर्ली फेजेस ऑफ हार्ट अटैक में, जब हार्ट अटैक रिसेंट हुआ हो कुछ ही दिनों में, तो हम फास्टिंग को थोड़ा अवॉइड करते हैं, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा बढ़ाते हैं। मे बी आफ्टर 1 to 2 months ऑफ हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हम उसको बढ़ाते हैं। बाकी ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स में करने में दिक्कत नहीं आती है, अनलेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड शुगर हो और बहुत ज़्यादा मेडिसिन चल रही हो या बहुत सीवियर हार्ट फेलियर हो, तो फिर हमको थोड़ा स्लो जाना पड़ता है और धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ता है। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान डाइट पे क्या ध्यान देना चाहिए?
बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बहुत लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा। इसमें आप सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करिए, जैसे साग है, भाजी है, तरकारी है, फाइबर वाली सब्जियां हैं, अंकुरित चीज़ें, दाल है, चना है, अंकुरित चीज़ें हैं, सोयाबीन है, ये सब ज़्यादा लीजिए, ओट्स ज़्यादा लीजिए। ज़्यादातर मीठी चीज़ें आपको बिल्कुल कम करनी पड़ती है। कोई भी स्वीट्स है, जैसे आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, कैंडीज़ है, पेस्ट्रीज़ है, कुकीज़ है, जो भी मीठी चीज़ें हैं वो लगभग आप बंद रखिए। बिल्कुल जो फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स है, तली हुई चीज़ें, उनको बहुत ज़्यादा कम रखिए। अच्छा। ये सारी चीज़ें आपकी भूख को बढ़ाती हैं। इसके अलावा फ्रूट जूसेस को अवॉइड करिए। फ्रूट जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई भी जो मीठे बेवरेजेस होते हैं, ये भूख को बढ़ाते हैं, तो इनको आप अवॉइड करिए। इसके अलावा आप कोई भी रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है, उनको अवॉइड करिए। मैदे की बनी हुई ज़्यादा आइटम्स है, जैसे समोसे, कचौरी, पकौड़ी, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जो मैदे से बनती हैं या बहुत प्रोसेस की हुई चीज़ों से बनती है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी पड़ती है कि कोई भी और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स भी जो मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और ट्रांस फैट्स डले होते हैं, वो सारी चीज़ें अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ कि फ्रूट्स भी बहुत लिमिटेड ही खाए। एप्पल है, अमरूद है, नाशपाती है, संतरा है, मौसम्बी है, कीवी है, एवोकाडो है, जो कम मीठे फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं, और ज़्यादातर उनको खाने के बदले लें। बीच बीच में बार बार ना खाते रहें। कोशिश ये करिए कि आप कम बार खाएं, कम मात्रा में खाएं, हाई फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, हेल्दी फैट्स जैसे नट्स है, सीड्स है, एवोकाडोज है, इनको ज़्यादा खाइए, और कार्बोहाइड्रेट्स को बने जितना कम करिए, खासकर जो मीठी चीज़ें हैं, खासकर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फलों में भी जैसे आम है, अंगूर है, चीकू है, लीची है, खजूर है, और पाइनएप्पल है, केला है, ये सारे जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, इनको आप ज़्यादातर अवॉइड करिए, क्योंकि ये ज़्यादा भूख बढ़ा सकते हैं, ये आपकी फास्टिंग को स्पॉइल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके दौरान रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी होती है या नहीं? करे तो अच्छा है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज पेशेंट करता है आधे से 1 घंटा से, तो उसका रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर रहता है, बॉडी का मसल मास उतना लॉस नहीं होता, खासकर अगर वो हाई प्रोटीन डाइट लेता है साथ में, तो और बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी नहीं होती, आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ बैलेंस रखने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ओवर विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करें, बहुत ओवर एक्सर्ट नहीं करें, धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं, और लगभग 1 घंटा मैं रिकमेंड करता हूँ कि डेली एक्सरसाइज करें। उसमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें करें, और कोशिश ये कर सकते हैं कि जब आपका खाने का पीरियड हो, उसके जस्ट पहले एक्सरसाइज कर लीजिए। मान लीजिए आप 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हो, तो 8 साढ़े 8 बजे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, उसके आधा घंटे बाद नाश्ता कर लीजिए। रात को भी जब आपने खाना खाया उसके बाद आप वॉक करने चले जाए, तो उससे बॉडी में ओवर एक्सर्शन नहीं होगा और कैलोरीज ठीक ठाक रहेंगी, तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और खाना आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, और आपको हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह नहीं होगा। अच्छा, तो क्या फास्टिंग के दौरान हाइड्रेशन रखना चाहिए? फास्टिंग के दौरान हाइड्रेशन मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। इस दौरान पानी पीने से कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ये है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक चलता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, और फास्टिंग के दौरान ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस भी कम होते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि आप ज़्यादा पानी पी के अपनी भूख को भी टाल सकते हैं। जब आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप पानी पी लीजिए, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बॉडी जब डिहाइड्रेटेड होती है, तो उसको वो लो शुगर या भूख से कंफ्यूज करती है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल में प्यास लग रही होती है, लेकिन बॉडी उसको कंफ्यूज करती है और आप उसके बदले ज़्यादा खा लेते हो। अच्छा। तो आप प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करते हो, लगभग 2 से 3 लीटर पानी डेली पीते हो, या इनफैक्ट ज़्यादा पानी पीते हो, तो फास्टिंग मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई कॉमन मिसकंसेप्शन जो आप हमें क्लियर करवाना चाहोगे? इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तो ये है कि मिसकंसेप्शन, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डायबिटिक लोग को नहीं करना चाहिए। पहले ज़माने में जो कॉन्सेप्ट था कि आपको हर 2-2 घंटे में खाना खाना चाहिए और शुगर को कम नहीं होने देना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है। आपको फास्टिंग डायबिटीज़ में उल्टा और ज़्यादा फायदा करेगा। अच्छा। दूसरा ये कि कई लोग को ऐसा लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती। कई लोग को ऐसा लगता है कि इसमें मसल मास बहुत कम हो जाएगा, कई लोग को ऐसा लगता है इसमें बहुत कमज़ोरी होगी। पर आई थिंक आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि मैं खुद भी लगभग 17-18 आवर्स फास्टिंग करता हूँ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी या सुस्ती नहीं होती है। अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स नहीं होते हैं। आपका अगर प्रॉपर आप एक्सरसाइज करो तो मसल मास भी लॉस नहीं होता है। अच्छा। बशर्ते आप कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जैसे प्रोटीन ज़्यादा खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करने का ध्यान रखो। तो ज़्यादातर इसके बारे में जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो मिसकंसेप्शंस ही हैं। ज़्यादातर इसके रिलेटेड कोई पॉजिटिव इशूज़ ही हैं, कोई भी बुरी बात है इसमें नहीं है। ज़्यादातर लोग कोई फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। तो क्या ये हर किसी के लिए सूटेबल है या फिर किसी किसी को अवॉइड करना चाहिए? ज़्यादातर ये हर लोग के लिए सूटेबल है, पर अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी अंडरवेट है, अच्छा। कचेक्स्ट है, बहुत बॉडी वीक है, तो वैसे लोग को नहीं करना चाहिए। कोई सीवियर अगर ऑलरेडी कैंसर का पेशेंट है या हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जिसकी बॉडी बिल्कुल ही दुर्बल है, 25-30 किलो का है, वैसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जिसका ऑलरेडी मसल मास कम है उसको नहीं करना चाहिए।
या मान लीजिए किसको डायबिटीज टाइप 1 है जिसमें बॉडी की इंसुलिन की कमी होती है, अच्छा। वहाँ ये थोड़ा ट्रिकी है, वहाँ पे ये आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो देगा, अच्छा। लेकिन ये कि कई बार इसमें ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में होता ही नहीं है, तो वैसे पेशेंट में कई बार अगर आप फास्टिंग करते हो तो मे भी थोड़ा मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। पर ज़्यादातर पेशेंट्स में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ज़्यादातर पेशेंट्स में इसमें कोई मनाही नहीं है, अच्छा। आप इसको ज़्यादातर कर सकते हो और ज़्यादातर पेशेंट में फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। अच्छा, तो बिजी लाइफस्टाइल में इसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें? बिजी लाइफस्टाइल में 2-3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। एक तो ये है कि कई लोग घर पर रात को लेट आते हैं। अब घर पर रात को लेट आ रहे हैं तो वैसे लोग को मैं बोलता हूँ कि आप अगर जल्दी रात को खाना खा सको, टिफिन ले जा सको, आने से पहले खाना खा लो तो चलेगा। अच्छा। फिर भी मान लीजिए अगर आप रात को 9 बजे आ रहे हो तो 9 बजे खा के अगले दिन 9, 10 बजे, 11 बजे जितने बजे तक कर सकते हैं कर लीजिए। वैसे लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगले दिन का ब्रेकफास्ट स्किप कर दें और फिर डायरेक्ट लंच लें, तो वैसे करके आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्योंकि आप ज़्यादातर रात के टाइम फास्टिंग करते हो तो मैनेज करना मुश्किल नहीं होता है। अगर कोई नाइट शिफ्ट वर्कर है जो काम कर रहा है रात को, तो वो दिन के टाइम कर सकता है, वो रात के बदले दिन के टाइम फास्टिंग कर सकता है, वो सुबह 9 से रात के 10-11 बजे तक कर सकता है या इस तरह से एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, तो इससे मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? मेंटल हेल्थ में इसमें ये है कि कई लोग को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम है या कई तरह के एडिक्शंस है, उसमें भी फ़ायदा मिलता है। अच्छा। बहुत सारे एडिक्शन जो है वो ब्रेन के डोपामिन सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। ये सेम सेंटर बॉडी में ज़्यादा शुगर खाने से भी एक्टिवेट होता है। यही कारण होता है कि ज़्यादा शुगर खाने के बाद भी लोग को क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा खाने का मीठा इच्छा होती है, तो वहाँ पे भी फ़ायदा मिलता है। इनफैक्ट जब कोई फास्टिंग करता है और बॉडी का सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है तो कई और तरह के व्यसन भी छोड़ने में उसको मदद मिलती है। अच्छा। और ओवरऑल आपको अच्छी नींद आती है, एंजाइटी, डिप्रेशन कम हो जाता है और खासकर अगर आपका वजन अच्छे से कम होता है तो जो सेल्फ गिल्ट होता है या सोशल गिल्ट होता है या एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों के अंदर होता है सोसाइटी में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, तो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये फ्यूचर में कंटिन्यू होगा कि नहीं? अभी एज ऑफ नाउ जितना मैं खुद अपने पेशेंट्स में कर रहा हूँ, जितना मैं अपने खुद की लाइफ में जिसको फॉलो करके मुझे जितना फ़ायदा हुआ है, उसके हिसाब से मुझे तो लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा और इन फ्यूचर अगर ये ट्रेंड बन जाता है तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, खासकर जो इंडिया में लोगों का मोटापे का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या जल्दी हार्ट अटैक आने का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक रिकवर हो सकता है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है यदि प्रॉपरली इसको मैनेज और मेंटेन किया जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादातर लोग को फ़ायदा मिलता है। बस ये है कि आज तक ज़्यादातर लोग को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग फॉलो नहीं करते। पर अगर करना चालू करेंगे तो इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है और क्योंकि बिल्कुल फ्री है, एक पैसे का भी खर्चा नहीं होता, पेशेंट को करने में भी आसान है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को इसमें करने में नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा ही होगा। अच्छा, इसके बारे में आप और कुछ हमें बताना चाहोगे? ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसे टेक्निक है जिसको ज़्यादातर लोग को फॉलो करना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी ओवरवेट हो या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो करने में कुछ फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। सबको इसे करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है इसके बारे में, वो मेरे एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है जिसमें हमने ओबेसिटी और फास्टिंग पर ही डिस्कस किया है, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस पर आपको इस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें कॉमन मिस्टेक्स और कॉमन इश्यूज़ जो होते हैं उस पर हमने डिस्कस किया है। आप चाहें तो वहाँ पे आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड। आज हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानी। अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर नवीन अग्रवाल। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और अपने हार्ट का ध्यान रखें। थैंक यू।